माहुली माहुली माझी विठू माहुली। नमस्ते। आरपीकेएन के इस इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र का एक जाना माना त्योहार, मतलब जो महाराष्ट्र की पहचान भी है, वो है आषाढ़ी एकादशी। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है वरदा संभूष जी। वरदा संभूष जी महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खुद असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सिखाती है, और वो खुद जेएनयू के स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस से अपनी पीएचडी कर रही है। खुद एक वो टेडेक्स स्पीकर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से उनके आर्टिकल छप चुके हैं। जर्मनी जैसे देश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपना रिसर्च पेपर वहां पे सबमिट किया है, वहां पे प्रेजेंट किया है। तो वरदा जी, मैं आपका इस इंटरव्यू में स्वागत करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वानंद। यस यस। तो वरदा जी, हमें सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वारी असल में है क्या, उसका स्वरूप कैसा होता है? वारी जैसे शब्द जो है, तो वारी शब्द वारंवारिता, जो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, उसका द्योतक है, वो सिंबलाइज करता है। तो वारी यानी मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, शब्दार्थ देखा जाए उस शब्द का, तो उसका मतलब वारंवारिता, बार बार एक चीज करना, इसका मतलब है वारी। अगर उसका आध्यात्मिक अर्थ देखा जाए तो वारी का मतलब है कि जो जन्म और मृत्यु और वापस से पुनर्जन्म, ये जो लगातार चलता रहता है, और जो हिंदू संस्कृति में जो मान्यता है, उसको भी वारी कह के बुलाया जाता है कि बार बार जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म, ये जो है इसको भी वारी बोला जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी बात करते हैं, तो वारी का मतलब यानी वारी का मतलब जो होता है वो पंढरपुर यात्रा या आषाढ़ी एकादशी, जिसको जो सोहला बोलते हैं हम, प्रोसेशन जो बोलते हैं, या जो पिलग्रिमेज बोलते हैं। और एक तरीके से बोला जाता है कि वारी इज महाराष्ट्रियन पिलग्रिमेज। ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थी इरावती कर्वे जी, उन्होंने वारी को कहा महाराष्ट्रियन पिलग्रिमेज। सो शी डिफाइंड महाराष्ट्र, मतलब उन्होंने जो व्याख्या की है महाराष्ट्र की, वही व्याख्या वो कहती है उस व्याख्या में कि जहां जहां से प्रदेश से वारी में वारकरी आता है, वारकरी यानी वन हु डज वारी, वारकरी, वारी और करने वाला है वो वारकरी। जिस से वारकरी आता है वो पूरा भू प्रदेश महाराष्ट्र, ऐसे उन्होंने व्याख्या की है महाराष्ट्र की। तो वारी का मतलब महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है, जो पंढरपुर की यात्रा होती है, जो आषाढ़ी एकादशी ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोसेशन होता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इस टाइम पे होता है। लेकिन ऐसे साल में 4 बार होती है, जैसे आषाढ़ हो गया, कार्तिक, माघ और चैत्र। ये 4 टाइम की जो एकादशी, ये 4 महीनों की जो एकादशी होती है, उसमें प्रोसेशन निकलते हैं। लेकिन बाकी महीनों की जो प्रोसेशन है वो रिलेटिवली कम पॉपुलस रहते हैं, वहां पे कम वार कर जाते हैं। और क्यों कम होते हैं तब? क्योंकि ये आषाढ़ का जो महीना है, तो जब भी हम बोलते हैं कि प्लांटिंग हो जाती है, जैसे मानसून शुरू होता है उसके बाद प्लांटिंग पूरी हो जाती है, और उसके बाद लगभग 1 सवा महीने तक जो शेतकरी है, जो किसान है, वो बाहर निकल के पंढरपुर जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है उसके हिसाब से आषाढ़ वारी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए आषाढ़ वारी बहुत फेमस भी है। ये लगातार मतलब ये 4 टाइम वारी होती है, आषाढ़ वारी सबसे फेमस है। तो वारी का स्वरूप कैसे है? तो वारी का स्वरूप तो जैसे मैंने कहा कि बहुत जगह से संतों की पालकियां निकलती है। तो संत ज्ञानेश्वर हो गए, संत तुकाराम हो गए, ऐसे अलग अलग जगहों से, अलग अलग ठिकान, भू प्रदेश से, महाराष्ट्र से ये अलग अलग पालकियां आती है। कई बार ये भी देखा गया है कि आंध्र प्रदेश या कर्नाटक जैसे राज्यों से भी कई कई पालकियां आती है। तो मतलब ये जो पूरा रीजन है, जिसको हम सदर्न रीजन बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी मध्य प्रदेश से भी कई पालकियां देखी जा चुकी है। तो ये एक जो सेंट्रल और सदर्न लोकस है, जो भू प्रदेश है,
वहां से पालकियां आती है। और जैसे जितना डिस्टेंस है, ज्यादा से ज्यादा लोग पैदल आते हैं अपने अपने जगहों से, तो जितना भी डिस्टेंस है, जैसे निवृत्तिनाथ जो ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई और गुरु भी थे, उनकी पालकी नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर से पंढरपुर का फासला लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा है। तो वो फासला तय करने के हिसाब से वो पालकी लगभग 1 महीना पहले निकलती है आषाढ़ी एकादशी से। जैसे तुकाराम महाराज की पालकी या ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जो पुणे के पास से निकलती है, वो थोड़ा बाद में निकलती है, क्योंकि पुणे और पंढरपुर का फासला थोड़ा कम है त्र्यंबकेश्वर और पंढरपुर के तुलना में। तो जैसे जितना टाइम लगता है किसी भी पालकी को पहुंचने में, उस हिसाब से ये पालकियां अपने अपने जगह से चलती है। लेकिन एक नियम पक्का है, और ये नियम क्या है? आषाढ़ी एकादशी से पहले एक दिन, जिसको दशमी बोलते हैं, आषाढ़ दशमी, उस दिन पंढरपुर के पहले एक छोटा सा गांव है जिसको वाखरी नाम से जाना जाता है, वो गांव, और बहुत छोटा गांव है, जहां पे सारी पालकियां इकट्ठा आती है, आपस में मिलती है, और ये जो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोसेशंस आए हुए हैं, वो सब एक साथ मिलजुल के एक लाइन में, एक कतार में लग के फिर पंढरपुर में प्रवेश करते हैं आषाढ़ी एकादशी में। तो ये स्वरूप रहता है वारी का। और एक तरीके से अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा पिलग्रिमेज प्रोसेशन होता है। तो इसका एक वैशिष्ट्य ये भी है कि जैसे अब अभी मैं पिलग्रिमेज शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि वो आसान है हमें समझने के लिए, या फिर यात्रा ये शब्द हमें समझने के लिए आसान है। लेकिन वारी की जो विशेषता है, जो बाकी यात्राओं से अलग है या पिलग्रिमेज से अलग है, जो वारी की डेफिनेशन को ही पूरा बदल देता है, वो ये चीज है। जैसे अगर हम काशी जाते हैं या फिर उज्जैन जाते हैं या बहुत जगह जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है या चार धाम जाते हैं, तो वहां पे ये बोला जाता है कि अगर जीवन में एक बार आप वहां पे चले जाओ तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, या फिर आपके पाप धुल जाएंगे या शुद्धि हो जाएगी, ऐसे बोला जाता है। तो जीवन में एक बार जाना ये उद्देश्य रहता है। लेकिन वारी में यह है कि आपको बार बार हर साल वहां पे जाना है। तो ये सबसे बड़ा वारी का विशेष है। तो बहुत सारे लोग हर साल लगातार 25 साल, 35 साल, 50 साल ऐसे हर साल वारी जाते हैं, और उनका पण रहता है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली रहती है कि हम हर साल वारी जाएंगे। तो ये वारी का स्वरूप है, और ये वारी की डेफिनेशन बोल सकते हैं हम। आपने उसका एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया कि पिलग्रिमेज या फिर यात्रा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तो एक तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, ये परंपरा कितनी पुरानी है, और ज्यादातर हम जैसा जानते हैं कि पिलग्रिमेज यात्रा इसका बाह्य रूप हमेशा धार्मिक रहता है, जैसे वारी का भी है, पर सिर्फ इसका स्वरूप धार्मिक ही है या इसके कुछ और पहलू भी है? तो दो अलग अलग सवाल है। तो एक जो पहला फैक्चुअल सवाल है वो उसको हम देखते हैं कि वारी की शुरुआत कब हुई। तो हिस्टोरिकली अगर बोला जाए एविडेंस के हिसाब से, तो ऐसे एविडेंसेस मिलने बहुत मुश्किल है कि वारी एग्जैक्टली पिलग्रिमेज प्रोसेशन कब शुरू हुआ। तो पिलग्रिमेज, कोई भी पिलग्रिमेज में या यात्रा में एक जो सेंटर रहता है, जो तीर्थ बोलते हैं हम, तीर्थ यात्रा का जो तीर्थ है, तो ये केस में, वारी के केस में ये तीर्थ है पंढरपुर। तो पंढरपुर महाराष्ट्र के सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, दक्षिण में जो डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर, वहां पे पंढरपुर स्थित है। और एक छोटा सा गांव, मतलब सेमी टाउन बोल सकते हैं उसको, इस तरीके का पंढरपुर का स्वरूप है। अभी वो बहुत तेजी से शहरीकरण वहां पे काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो स्वरूप है। तो एक चीज ये हो सकती है कि ये तीर्थ कब से प्रचलित है, तो उस हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि जब से तीर्थ फेमस है तब से ये यात्रा भी चालू है। ये एक तरीका हो गया जो लॉजिकल डिडक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा तरीका ये हो गया कि पिलग्रिमेज की वजह से ये तीर्थ को महत्व प्राप्त हुआ, और उसके बाद तीर्थ अच्छे तरीके से सामने आया, लोगों के धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ गया। तो अभी ये पक्का कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पक्का कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी का पांडुरंगाष्टक बहुत फेमस है। तो और ये मान्यता प्राप्त है कि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में हुए। तो ये तो हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से
पंढरपुर का जो मंदिर है, विठ्ठल मंदिर है, वो फेमस है, जो ये यात्रा का केंद्र स्थान है, जो ये यात्रा का फोकल पॉइंट है। तो तब से पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर फेमस है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि 8वीं शताब्दी से ये यात्रा है? तो मैं इस पे मतलब मेरा हिस्ट्री विषय नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट्री नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वारकरी जो है, जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनकी मान्यता ये जरूर है कि जो ज्ञानेश्वर के माता पिता थे, संत ज्ञानेश्वर के जो माता पिता थे, वो वारी के लिए जाते थे, वो ये यात्रा के लिए जाते थे। तो ज्ञानेश्वर जी का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो वो 13वीं शताब्दी में जाता है। तो ये पक्का कह सकते हैं, मतलब ये हम लोग एविडेंस के साथ भी कह सकते हैं, या फिर जो मान्यता है वारकरी संप्रदाय में है उसके साथ भी, जो ओरल ट्रेडिशन से चला आ रहा है नॉलेज, उसके हिसाब से भी कह सकते हैं कि कम से कम 700 या 800 साल का इसका पक्का इतिहास है। लेकिन आज का जो स्वरूप हम वारी का देखते हैं, आज का जो प्रोसेशन का स्वरूप देखते हैं, वो लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराना है। और ये बोला जाता है वारकरियों में कि तुकाराम जी के जो बेटे थे नारायण बुआ, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि तुकाराम महाराज जी के पादुका और ज्ञानेश्वर महाराज के पादुका वो गले में बांध के पंढरपुर जाते थे, और उनके साथ कुछ लोग होते थे जिनको भजनी मंडली बोलते हैं, ऐसे जो भजन करते करते जाते हैं उनके साथ। तो वो ऐसे प्रोसेशन शुरू हुआ। लेकिन जो दिंडी का स्वरूप है, या जो छोटे छोटे इलाकों में से जो अलग अलग लोग ग्रुप्स आते हैं और उन्होंने किस सीक्वेंस में चलना है, ये जो स्वरूप आज बना है, या फिर घोड़े है, या फिर रिंगण जो होता है वारी में, वो बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ये जो सारी चीजें हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारे लगभग 19वीं शताब्दी के मध्याह्न ये हुआ है। और हैबत बाबा अरफालकर करके एक सरदार थे, उन्होंने ये प्रथा निश्चित की है कि कब क्या होना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी में देखा जाता है। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से संतों की पालकी आती है, और ये उसका स्वरूप है, और उसकी हिस्टोरिसिटी अगर बोला जाए तो वो इस हिसाब से है। आपका दूसरा सवाल अगर आप रिपीट करेंगे तो मुझे आसानी हुई। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ऐसा था कि पिलग्रिमेज यात्रा, ये उसका बाह्य रूप हमेशा धार्मिक होता है, वारी का भी उसी तरह से बाह्य रूप धार्मिक है, पर उसके क्या कुछ अलग पहलू भी है? क्या हमें उसमें कुछ दिखाई देते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात हमें सुनिश्चित करनी होगी कि आजकल हम जो शब्द धर्म यूज करते हैं, हम लोग वो रिलीजन, जो अंग्रेजी का रिलीजन शब्द है, उससे इक्वेट करते हैं। तो अगर वो हिसाब से देखा जाए, इफ वी कंसिडर धर्म एज सिनोनिम टू रिलीजन, then I would say yes, वारी is in a way religious, but धर्म का अर्थ बहुत बड़ा है और हम इक्विवेलेंट नहीं कर सकते रिलीजन और धर्म को। तो धर्म is much broader a concept। तो मतलब यह धारयति स धर्मः, ये जो एक व्याख्या है। या फिर दूसरा जो सबसे मूल मुद्दा जो आता है धर्म के व्याख्या में, वो है कर्तव्य भाव या कर्तव्य बोध। तो वो हिसाब से बोल सकते हैं कि वारी एक धार्मिक है। या दूसरा एक जो एंगल आता है उसमें, धर्म में या रिलीजन में, अध्यात्म में, वो आता है पारलौकिकता, मतलब इहलोक और परलोक। तो परलोक में कुछ पाने के लिए कुछ इहलोक में करना है, कुछ कृतियां इस जन्म में करनी है, उसको हम बोल सकते हैं वो धार्मिक है या फिर आध्यात्मिक है। तो उस हिसाब से है। और एक जो रिलीजन का मतलब, जो अंग्रेजी शब्द रिलीजन है, उसका एक मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखा जाए तो वारकरी संप्रदाय में वैसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है जैसे हम अब्राहमिक रिलीजन्स में देखते हैं। क्रिश्चियनिटी हो गया या फिर इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, ये अब्राहमिक रिलीजन्स में एक टेक्स्ट है या फिर मसीहा है, तो एक सिस्टमैटिक हायरार्की है। और उस तरीके से रिलीजन ये शब्द हम लोग सोचते हैं। लेकिन वारकरी संप्रदाय उस तरीके से, या वारी भी उस तरीके से धार्मिक नहीं है। मतलब आई विल नॉट यूज द टर्म ओनली रिलीजन विच इज अ वेरी नैरो सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म धर्म। सो आई एम नॉट इक्वेटिंग धर्म विथ रिलीजन। लेकिन लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट है धर्म शब्द का, कर्तव्य बोध या फिर यह धारयति सद्धर्म, जो करना है, मतलब ये कुछ कृतियां ऐसी करनी है हमें कि जो हमें परलोक में ले जाए, वो इस हिसाब से हम कह सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि वारी सिर्फ पारलौकिक है और इहलोक से उसका कोई लेन देन नहीं है। और वारी जिसका सिंबल है, मतलब एक ये बोल सकते हैं कि भक्ति मार्ग जो है, भक्ति पंथ जो है, जिसका वारकरी संप्रदाय एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में रहा है 13वीं शताब्दी से। तो ये जो पंथ है ये सिर्फ पारलौकिक है क्या? बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, एकेडमिशियंस हुए हैं, जिन्होंने वारी को बोल दिया कि नहीं ये तो सिर्फ पारलौकिक है और इसका ये लोग से कोई लेन देन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है। वारी जितनी पारलौकिक है या फिर वारकरी संप्रदाय जितना पारलौकिक है, उतना ही वो इहलोकवाद वाला भी है। और मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि भक्ति जो है वो भक्ति परलोक के बारे में तो बोलती ही है, लेकिन एक दूसरे का आपस में भाव क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी वो बोलती है। जैसे सहिष्णुता हो गया या फिर समता हो गया। जैसे हम लोग बहुत सारे अभंग या भजन जो वारकरी संप्रदाय में बोले जाते हैं, उसमें से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अभी पसायदान जो महाराष्ट्र में बहुत ही एक पॉपुलर और स्कूलों में भी जो बोली जाती है प्रार्थना, अगर उसमें से भी अगर देखा जाए तो उसमें ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोलते हैं? भूता परस्परे पढ़ो मैत्र जीवन से। तो अगर समता, बंधुता, मानवतावाद, सहिष्णुता, ये सारे मूल्य जितने पॉलिटिकल है, जितने सोशल है, जितने हिस्टोरिकल है, उतने ही धार्मिक भी है। तो उस हिसाब से धर्म शब्द जो है वो ओवर आर्चिंग है। तो उस हिसाब से वारी धार्मिक है, लेकिन वो सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग में साइड लाइन करने वाली या रिलीजियस है इसलिए वो साइड लाइन करना है, इस तरीके से वो नहीं है। हमें ये पक्का समझना होगा कि जो सारी मूल्य हम लोकशाही का आधार स्तंभ मानते हैं, आजकल हम बहुत चर्चा करते हैं, टॉलरेंस का डिबेट हमने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे से देखा है, भारत टॉलरेंट है नहीं है, ऐसे बहुत चर्चा हमारे माध्यमों में चली थी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम सेक्युलर शब्द यूज करते हैं और रिलीजन को वहां से निकाल देते हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजन उस तरीके से हम देखते ही नहीं है। हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में धर्म ये डेली लाइफ का पार्ट है। मतलब मुझे कैसे व्यवहार करना है, इसका जो मार्ग मुझे देता है वो धर्म देता है। तो मुझे अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये मुझे धर्म बताता है। तो वही सोशल साइंस का भी कंसर्न है, वही ह्यूमन राइट्स वाले भी बोलते हैं, वही डेमोक्रेसी का भी कंसर्न है, यही राइट्स बेस्ड जो अप्रोच है उसका भी कंसर्न है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कहूंगी कि वारी एकदम धार्मिक है और उसको ये से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में वारी धार्मिक है और वो इहलोकवादी एज वेल एज परलोकवादी है। तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। और मैं मतलब यही मेरा प्रयास है, यही मेरा पर्पस है कि मैं ये बताऊं लोगों को कि वारी को आप ऐसे मत देखो कि ये कुछ बहुत ही आध्यात्मिक है और जब 60 साल के हो जाएंगे तब देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि वो हमारी मानसिकता थोड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग लोकशाही की जो या लोकतंत्र की जो मूल्य व्यवस्था बोलते हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से वारी में दिखती है। तो वारी उस तरीके से इहलोकवादी है, वो पॉलिटिकल है, वो हिस्टोरिकल है, वो सोशल है, वो इकोनॉमिक है और वो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल भी है। मतलब ये नहीं कहूंगी मैं कि वो रिलीजियस स्पिरिचुअल है ही नहीं, वो सबसे मूल गाभा है वारी का, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी सारी चीजें भी है। तो ये हमें समझना होगा। आपने जो अभी चीजें कही कि वैल्यूज, उसके जो हम आज के पॉलिटी में जो चीजें पढ़ते हैं उसका धर्म से या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जो संबंध है वो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपने पूरे ये जब तक अब तक जो हमारा इंटरव्यू है उसमें संतों का उल्लेख बहुत बड़ा किया है और इन संतों का भारत के तो पूरे अपब्रिंगिंग में महत्व का योगदान है ही है, पर उसमें महाराष्ट्र के संतों का बहुत बड़ा योगदान है, महाराष्ट्र के अपब्रिंगिंग में भी और देश के अपब्रिंगिंग में भी। तो और ये संतों ने ना ही केवल सिर्फ धार्मिक विषयों पर अपना मत रखा है, उन्होंने बहुत से सामाजिक विषयों पर भी अपना मत रखा है और सोसाइटी को भी एक दिशा देने का काम इन संतों ने अच्छे से किया है। तो ये जो सब संत है
उनकी जो पालखियां आज भी वारी के समय निकलती है, तो उसकी उसकी विशेषताएं क्या है और उसका पालकियों परिणाम की किस तरह। विशेषता, हाँ आप, मतलब हाँ, पालकियों की विशेषता क्या है, मतलब जब वो पालकियां निकलती है तो वो भी एक प्रकार से मतलब सिर्फ वो पालकियां नहीं है, वो उन संतों का एक प्रकार से विचार है। तो उसका पूरे वारकरी और वारी परंपरा पर किस तरह का प्रभाव है। बिल्कुल। तो आपने एकदम सही बात कही कि भारत में ही संतों का योगदान बहुत बड़ा रहा है। मतलब जो संस्कृति है, मतलब अगर हम देखते हैं तो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से भक्ति योग का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। और हर जगह, मतलब उसमें बहुत सारा एकेडमिक डिबेट है कि भारत में एक भक्ति मूवमेंट था या बहुत स्कैटर्ड वे में बहुत कुछ कुछ लोग जो जिनको आज हम संत कहते हैं, वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक एकेडमिक बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन वो एक समन्वय वो डिबेट में भी होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूरा एक प्लान्ड वे में एक प्रोटेस्ट था, ऐसे कुछ था। लेकिन ये पक्का कह सकते हैं कि बहुत जगह पे, मतलब भारत के हर एक रीजन में अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स तैयार हुए, अलग अलग भक्ति संप्रदाय तैयार हुए, और उसमें संतों का योगदान बहुत बड़ा रहा। मतलब आप भारत का कोई भी रीजन ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जो जिसकी संस्कृति वहां के भक्ति संप्रदाय से ना मिले। जैसे अभी बसव संप्रदाय हो गया कर्नाटक में हो गया, या फिर चैतन्य संप्रदाय हो गया, जो सारे हमारे भक्ति संप्रदाय है, किसी न किसी रीजन से आप उसको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। या फिर बिहार और मैथिली और ये सारी, मतलब जो सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है, या फिर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है, तो कबीर, सूरदास और रविदास जी के बिना हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि वो संस्कृति क्या होगी। तो ये सांस्कृतिक योगदान, या जो जिसको सारस्वत कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान संतों का रहा है ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र की विशेषता ये रही है कि यहाँ पे पूरा जेनरा ऑफ सेंट्स, या फिर जिनको हम संतों की मांगियाली बोलते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में देखा गया। तो एक पूरी माला की माला, संतों की माला यहाँ पे महाराष्ट्र में ने देखी। तो महाराष्ट्र जैसे वीरों की भूमि के लिए जाना जाता है, वैसे ही संतों की भूमि के लिए भी जाना जाता है। तो बहुत बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में हुए, जैसे मैंने बहुत बार उल्लेख किया, संत ज्ञानेश्वर हो गए, संत तुकाराम हो गए, संत रामदास हो गए। नामदेव महाराज का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो वारकरी संप्रदाय का जो पूरा विचार है, वो उन्होंने उत्तर में भी ले गए। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कुछ अभंग का उल्लेख आता है, नामदेव महाराज का भी उल्लेख आता है। तो नॉर्थ में भी उनको बहुत बड़ी मान्यता है आज तक। तो ये बहुत बड़ा काम। उसके अलावा मतलब ये, और हमारी एक धारणा रहती है, मतलब स्पेशली जब हम फेमिनिज्म के एरा में हैं, तो महिलाएं कहाँ थी, क्योंकि अभी तक जो मैंने नाम लिए वो लगभग सारे पुरुष संतों के नाम थे। एक तरीके से देखा जाए, मतलब अगर भक्ति मार्ग के हिसाब से सोचा जाए, तो ये भी बहुत गलत है कि मैं ये डिवीजन कर रही हूँ पुरुष संत और महिला संत। ये भी गलत है, क्योंकि भक्ति में कुछ जेंडर रहता ही नहीं है। वो लिंग भाव के परे जाता है, वो वर्ण भाव के परे जाता है, वो जाति भाव के परे जाता है। लेकिन जो कि आज के पॉलिटिक्स का ये चैलेंज हमेशा रहा है कि जो जो कुछ भी धार्मिक है वो बिकाऊ है, वो नकारने लायक है। ऐसी जो एक हमारी धारणा हुई है, इसके लिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये सारी संतों की जो माला मैं गिना रही हूँ, उसमें सिर्फ पुरुष संत नहीं है, या फिर अपर कास्ट जिनको संस्कृत का एक्सेस था, ऐसे संत नहीं है। जैसे नामदेव महाराज का मैंने उल्लेख किया, वो खुद टेलरिंग कास्ट से आते थे। चोखा मेला हो गए, संत सेना नावी हो गए, या फिर सावता माली हो गए, तुकाराम महाराज खुद हो गए। तो ये लोग अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। उसके अलावा महिला संतों में अगर हम गिनना शुरू करें, तो मुक्ताबाई जो ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन थी, जनाबाई जो नामदेव जी के घर पे काम करती थी, संत कानोपात्रा जिनको मतलब सेक्स वर्कर जो, या फिर गणिका जिनको बोलते हैं, वो भी संत पद तक पहुंच गए। और बाकी तो नॉर्थ में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे महिला संत हमें मालूम है। तो ये जो पूरा एक
मालिका है ये संतों की, उसमें जेंडर ना तो मैटर करता है ना तो कास्ट मैटर करता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है और अगर आप ट्रांसेंड कर रहे हो, आप भक्ति के द्वार पे हो, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, आप वो सबसे परे जाते हो। तो ये हिसाब से मतलब संतों का योगदान क्या रहा। तो जैसे एक स्कॉलर है जो मतलब वेस्टर्न स्कॉलर है, वो बहुत अच्छी तरीके से ये उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखा है। उसका वो पुस्तक का नाम है द कोटिडियन रेवोल्यूशन, और जो स्कॉलर है वो है क्रिश्चियन लीड नोविट्स्की। तो वो खुद, और ये बहुत ही संकोच की बात है कि जितना हम भारतीयों ने इसका अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उतना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग आके ये सारी चीजें देख रहे हैं और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये जो नोविट्स्की है वो बोलते हैं कि 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर महाराज ने जो काम किया वो इतना बहुत बड़ा काम है कि संस्कृत जिसका एक्सेस बहुत लिमिटेड था, जो कुछ वर्गों तक सीमित था, ज्ञानेश्वरी का कंपोजिशन जो प्राकृत में किया गया वही सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यात्म फैलाने की बात है, सारे लोगों को जो मोक्ष का मार्ग है वो खुला करने की जो बात है वो ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। और वो उनके तरीके क्या है, तो छोटे छोटे तरीकों से, छोटे छोटे माध्यमों से, जैसे ज्ञानेश्वरी उन्होंने प्राकृत में लाई, मराठी में लाई। तो वो क्योंकि जो हर रोज की जो भाषा थी 13वीं शताब्दी की वो मराठी थी, और वो मार्ग सबके लिए खुला हो, स्त्री शूद्र, मतलब ज्ञानेश्वरी में ये स्त्री शूद्रादि ये शब्द काफी बार आता है। तो ज्ञानेश्वरी का जो ऑडियंस है, जो श्रोता है ज्ञानेश्वरी का, तो ज्ञानेश्वर महाराज किन के लिए लिख रहे हैं, तो those who did not access Sanskrit but have equal capabilities of accessing the knowledge of moksha। तो ये इसके लिए मराठी में उन्होंने कमेंट्री लिखी भगवत गीता पे। तो भगवत गीता का जो पूरा सार है वो तो उसमें आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानेश्वर महाराज की खुद का जो चिंतन है, जो टीका है, वो भी उसमें आती है। तो अभी हम लोग तो जानते हैं, जैसे अभी फेडरलिज्म की बात बहुत चलती है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और भाषा कितनी मैटर करती है, मतलब मराठी अभिमान हो गया, गुजराती अभिमान हो गया, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। लेकिन प्राकृत मतलब लैंग्वेज का पॉलिटिक्स अगर देखा जाए, या फिर लैंग्वेज का महत्व 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर महाराज जानते थे। और इसीलिए जो सबसे आद्य ग्रंथ वारकरी संप्रदाय का है वो है ज्ञानेश्वरी, और जो मराठी में उन्होंने लिखा है। तो ये मूल्य व्यवस्था है। जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये एक बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र के संतों ने किया और लगातार किया है। मतलब उसमें कोई भी किसी को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब अगर ज्ञानेश्वर महाराज से लेके, तुकाराम महाराज से लेके, रामदास स्वामी से लेके, या फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी के साईं बाबा हो गए, या फिर अक्कलकोट महाराज हो गए, गोंदवलेकर महाराज हो गए, ये सारे लोगों ने यही काम किया और यही मूल्य व्यवस्था उन्होंने जनमानस में परकोलित की है। तो ये संतों का योगदान काफी रहा है। और जो मैं पहले भी जैसे मैंने बात की कि हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आज है, जो पॉलिटिकल लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो काफी लोग सोचते हैं कि ये हमें ब्रिटिशों ने दी है। लेकिन इसमें एक छोटा अगर हम सवाल करेंगे, जो बहुत ही तार्किक तरीके से सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर ब्रिटिशों ने लोकतंत्र भारत में लाया है, तो जहां जहां भी ब्रिटिशों ने राज किया, जहां जहां भी उनकी कॉलोनीज थी, वहां हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए था। अगर हम अपने पड़ोसी देश ही देखें तो वहां पे लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। तो वो क्योंकि लोकतंत्र भारत में लाना ये ब्रिटिशों ने काम नहीं किया है। जो मूल्य व्यवस्था भक्ति संप्रदाय के माध्यम से, संतों के माध्यम से, या ओवरऑल जो इसको हम धार्मिक एथॉस बोलेंगे, वो इथॉस से जो चलती आ रही है वही डेमोक्रेटिक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पूरी हिस्ट्री व्हाइट वॉश कर देंगे और हम ये बोलेंगे कि अनटचेबिलिटी नहीं थी या कुछ विकृतियां नहीं थी समाज में। हर एक समाज में विकृतियां होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक चैनलाइज करना, एक मार्ग दिखाना, और जो अच्छा मार्ग हो जिससे सबका उत्थान हो, ऐसा मार्ग दिखाने का काम ये संतों ने किया। तो आज की भारत की लोकशाही, we don't owe it to British, we owe it to our great saint tradition। और सेंट ये शब्द यूज करना गलत है,
वी शुड कीप यूजिंग द टर्म संत। तो हमारा जो संत ट्रेडिशन है उसकी ये हमें देन है कि हमारी जो मूल्य व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक पहले से ही है। तो ये संतों का योगदान रहा है। ओके, आपने कुछ समय पहले ऐसा कहा कि लोग वहाँ भजनी मंडली होती है, वहाँ रिंगण होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, वहाँ पे कीर्तन के कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होती है या फिर लोग करते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, तो जैसे मैंने कहा मराठी मतलब ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भाषा का चुनाव किया वो प्राकृत का चुनाव किया। क्यों? क्योंकि वो जनमानस तक पहुंचे। वैसे ही वारकरी संप्रदाय के जो माध्यम है वो भी जो बहुत आसान है प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आनंद आए, ऐसे ही सारे माध्यम है। तो इसमें भी ये माध्यमों का जब हम विचार करते हैं उसमें भी दो तरीके से विचार करना पड़ता है। एक मतलब जो वारी में जो माध्यम यूज किए जाते हैं, जैसे आपने कहा रिंगण, तो रिंगण क्या होता है? दो प्रकार के रिंगण होते हैं। एक खड़ा रिंगण होता है जिसको मराठी में उभं रिंगण बोलते हैं, और एक गोल रिंगण होता है। गोल रिंगण यानी सर्कुलर। तो उसमें क्या होता है? तो दो घोड़े होते हैं। एक जो घोड़ा होता है जिसपे एक घोड़े सवार होता है जिसको चौबदार बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो खाली घोड़ा रहता है। और ये आस्था है लोगों की कि उसपे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेश्वर महाराज या तुकाराम महाराज वो घोड़ा राइड करते हैं, वो घोड़े की सवारी वो करते हैं। तो इसलिए वो घोड़ा खाली दिखता है। तो ये घोड़ा चक्कर लगाता है, और उसके बाद मतलब ये एक घोड़े का चक्कर, और फिर लोग पताका लेके या तुलसी वृंदावन रहता है महिलाओं के सर पे, वो लेके, या पानी का घड़ा रहता है वो लेके, या वीणा रहती है, मृदंग रहता है, ताल रहता है, ऐसे सारी चीजें। तो अलग अलग दिंडियों में से अलग अलग लोग आके, कुछ लोग आके वो उस रिंगण में घूमते हैं और दौड़ते हैं, और वो बहुत ही आनंद सोहला रहता है। लेकिन सबसे आनंद का जो सोहला शुरू होता है वो एक्चुअली रिंगण के बाद शुरू होता है, क्योंकि जो सारे लोग साइड में देखने वाले होते हैं वो सारे बीच में आके फिर फुगड़ी है, जैसे महाराष्ट्र का एक बहुत प्राचीन फोक प्ले कह सकते हैं जिसको, या फिर लोग फोक स्पोर्ट कह सकते हैं कि फुगड़ी जो होता है, या फिर अलग अलग तरीके से वो लोग खुद ऐसे सर्कल करके नाचना शुरू करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो रिंगण में होती है। और मैंने अभी बहुत लोगों से बात की, जैसे अभी इस साल कोरोना वायरस की वजह से वारी नहीं हो पा रही है, तो मैंने जिस लास्ट ईयर जब मैंने फील्ड वर्क किया था अपने पीएचडी के लिए, तो उसी में से कुछ लोगों से मैंने इस बार बात की जो लोग लगातार 15 साल 20 साल से वारी जा रहे हैं। और मैंने उनको पूछा कि आप क्या फील कर रहे हो इस बार, आपको क्या लग रहा है? वारी आप जा नहीं पा रहे हो, आप विट्ठल जी का दर्शन मिस कर रहे हो क्या, या फिर आपको मन में बहुत चुभन है कि आप पंढरपुर नहीं जा पा रहे? तो बहुत लोगों ने मुझे बताया पंढरपुर नहीं जा पाए इसका दुख तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा दुख है कि हम ये जो सारे माध्यम है या फिर ये जो सारे एक्टिविटीज है, सांस्कृतिक एक्टिविटीज है, जैसे कीर्तन हो गया, हर रोज भजन हो गया, या फिर हरिपाठ जो बोलते हैं, हर शाम हरिपाठ होता है हर एक वारकरी के घर में, ये सारी चीजें करने को नहीं मिल रही है, हर लोगों के साथ चलने को नहीं मिल रहा है, वो हम लोग ज्यादा मिस करते हैं। तो वारी में भी डेस्टिनेशन तो पंढरपुर है, विट्ठल मंदिर है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद लोगों को कहाँ पे आता है? तो वो चलने में। तो जर्नी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। ये एक सीख वारी में हमेशा हमें मिलती है। तो यही अनुभव मैं काफी लोगों से अभी सुन रही हूँ। तो जो जैसे आपने कहा कि सांस्कृतिक माध्यम तो बहुत ज्यादा है जो वारी में भी होते हैं, लेकिन वारी के बाद भी रहते हैं। जैसे हर एक एकादशी में, हर एक महीने के एकादशी में अलग अलग मंदिरों में कीर्तन रहता है, प्रवचन रहता है, भजन रहता है। तो ये सारे जो माध्यम है वो भी इतने आसान माध्यम है कि जिसको ना तो कोई जाति का बांध है, ना लिंग भेद है, ना वर्ण भेद है। तो कोई भी बंदा, मतलब नाम जाप है, कोई भी बंदा अपने आसानी से वो सारे मीन्स को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये मीन्स वारकरी संप्रदाय में बहुत रही है। और उसके अलावा मतलब महाराष्ट्र की जो हम संस्कृति बोलते हैं, या महाराष्ट्र सारस्वत आज जो बना है, भाषा से लेके खान पान से लेके अपना व्यवहार तक, तो उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा उसका जो प्रभाव है वो वारकरी संप्रदाय का रहा है।
क्योंकि जैसे मैंने इस सेशन की शुरुआत में कहा, हर जगह से, महाराष्ट्र के हर कोने से वारकरी आता है, और वो वारी में आके क्या लेके जाता है। बहुत बार ये लोग पूछते हैं कि आप क्यों आते हो वारी के लिए। तो एक तो बाह्य और जो आध्यात्मिक कारण है, वो तो पांडुरंग जी का दर्शन लेना, ये एक कारण है। लेकिन अगर हम सोशो पॉलिटिकली या फिर सोशल साइंस के एंगल से देखा जाए, तो वारी क्या करती है। तो वारी अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा लाती है, ओवर द जनरेशंस लोगों को इकट्ठा लाती है, और एक बहुत अच्छा, जिसको हम सांस्कृतिक वस्त्र बोल सकते हैं, आड़े और खड़े धागों का वस्त्र बुनने का काम वारी करती है। और ये वस्त्र किस चीज से बनता है, ये जो वैल्यू सिस्टम में बार बार जिसका उल्लेख कर रही हूँ, ये वैल्यू सिस्टम से, या फिर जो अंग्रेजी का शब्द है एथोस, ये कल्चरल एथोस जो बनता है, वो वारी के माध्यम से बनता है। तो जैसे बहुत सारे जो पिलग्रिमेजेस है, उनका काम यही है, लेकिन वारी में ये बहुत सामने आता है, वो उभर के आता है। इसका रीजन ये है कि ये बार बार हर साल होता है। तो बहुत सालों तक आने वाले लोग हैं, बहुत जगह से आने वाले लोग हैं, बहुत सोशली डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं। तो ये सारे लोगों को इकट्ठा लाने का प्लेटफॉर्म जो है, वो वारी का प्लेटफॉर्म है। और जो मूल्य संस्कृति है, जो मूल्य वारी देती है, वो परकोलेट करने का माध्यम वारी बनता है। तो ये विशेषता रही है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे है। जो जैसे प्रवचन जो होता है, जो प्रवचनकार है, जैसे अभी हम लोगों को पता है कि भारत और चीन में थोड़ा बहुत संघर्ष का है बात। तो अगर आप अभी जैसे वर्चुअल वारी बहुत ज्यादा हो रही है, या वर्चुअल कीर्तन हो रहे हैं, वर्चुअल भजन हो रहे हैं, तो अगर वर्चुअल प्रवचन हो रहे, तो अगर आप इन प्रवचनों की बात सुने, इन प्रवचनकारों की बात सुने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो मैसेज दे रहे हैं, वो देशभक्ति का मैसेज है। तो हम लोग जो सिविल सोसाइटी बोलते हैं, वो सिविल सोसाइटी शायद मीडिया हाउसेस में या यूनिवर्सिटी में कम है, क्योंकि वो लोग अपने अपने शीशे के कमरों में बंद रह के वो सोचते हैं और सुझाव देते हैं। लेकिन जो रियल में ओपिनियन मेकिंग जो बनता है, ये छोटी छोटी सांस्कृतिक माध्यमों से ये ओपिनियन मेकिंग बनता है, और वो लगातार चलते आ रहा है। शायद हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो, मतलब कभी एंटी कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट हो, कभी शिवाजी महाराज का कॉन्टेक्स्ट हो, कभी आनी बानी मतलब इमरजेंसी का कॉन्टेक्स्ट हो, कभी यूथ का कॉन्टेक्स्ट हो, या अभी कोरोना का कॉन्टेक्स्ट हो। तो मतलब आप बहुत सारे प्रवचनों में ये भी आप सुनोगे, या कीर्तनों में आप सुनोगे कि आपको आपके हाथ सैनिटाइज कैसे करने हैं, ये कीर्तनकार या प्रवचनकार बता रहे हैं। ये मास्क पहनना कितना जरूरी है, वो बता रहे हैं। या पर्यावरण का संवर्धन कैसे करना है, पानी की बचत कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी प्रवचनों से, कीर्तनों से बोली जाती है। तो हम जो बोलते हैं, जैसे मैं बार बार लगातार उल्लेख जिसका कर रही हूँ कि ये धार्मिक जरूर है, इसका परलौकिक या फिर मोक्ष कैसे पाना है, इससे पक्का लेन देन है, लेकिन वो उतने तक सीमित नहीं है। ये सारे जो इहलोक के जो विषय है, जैसे मैंने कहा पर्यावरण है, या कोरोना के टाइम पे अपना प्रिकॉशन कैसे लेना है, ये सारे विषय भी ये सांस्कृतिक माध्यमों से रूट तक, गांव तक, विलेज तक ये परकोलेट होते जाते हैं। तो ये इन सांस्कृतिक माध्यमों का सबसे बड़ा योगदान है, और हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब जो एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस, हम लोगों का काफी बार ये रहता है कि नहीं भजन कीर्तन में क्या है, उसमें क्या देखना, ये सेक्युलर नहीं है, ये सेक्युलर स्टडी नहीं है। तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फिर होता क्या है कि हम सोचते कुछ है, लेकिन जमीनी रियलिटी जो है, जमीनी वास्तव जो है, उससे हम बहुत दूर हट जाते हैं। तो हम लोगों को ये पक्का करना चाहिए, ये माध्यम में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग, ये हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वहीं पे पब्लिक ओपिनियन बनता है। आपने अभी जैसे कहा कि एक तो कोविड की सिचुएशन के वजह से इस साल महाराष्ट्र में वारी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वारकरियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है जिसको फॉलो करना पड़ रहा है। पर हमने जो देखा है कि इसके खिलाफ कभी किसी वारकरी संगठन ने आंदोलन का इशारा नहीं दिया, या फिर इसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं गया। उन्होंने भूमिका ऐसे ली कि जो सरकार निर्णय लेगा हम उसको कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वारकरी संप्रदाय का जो रीच आउट है, उसको अगर महाराष्ट्र में उनकी संख्या देखी जाए तो शायद कुछ करोड़ लोग वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए होंगे।
वारी करने वाले लाखों लोग होंगे। तो वो एक इजीली अगर वो चाहते तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते थे। और ये आज ही नहीं, कोविड सिचुएशन में ही है ऐसा नहीं, आज से पहले भी वो कर सकते थे, पर आज तक उन्होंने कभी भी ऐसे प्रेशर ग्रुप की तरह काम नहीं किया, या फिर इस महाराष्ट्र का जो सोशो पॉलिटिकल कल्चर है उसको ड्राइव करने की कोशिश ये संप्रदाय में नहीं की। तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है? मैं एक चीज से सहमत नहीं हूँ कि वारकरी संप्रदाय ने ऐसे आंदोलन कभी किए नहीं। जैसे गोरक्षा का जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है वारकरी संप्रदाय में। मतलब ऐसे कुछ आंदोलन वारकरी संप्रदाय करता रहा है और हमेशा से, मतलब बहुत बार, जैसे मैंने कहा कि जैसे स्वतंत्रता मूवमेंट में या स्वतंत्रता आंदोलन में, उसमें भी कीर्तन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन वहां पे बनता है। तो ये आंदोलन, मतलब शायद वो आंदोलन का स्वरूप ले या ना ले, क्योंकि वारकरी संप्रदाय ऐसे कभी नहीं बोलता कि आप ये बदलो। वारकरी संप्रदाय का जो फोकस है कि हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज करना है। तो अगर देशभक्ति का मूल्य सर्वोपरि है तो वो देशभक्ति का मूल्य अध्यात्म के साथ साथ आएगा। अगर स्वच्छता का मूल्य है तो वो अध्यात्म के साथ साथ आएगा। पर्यावरण का मूल्य है तो वो अध्यात्म के साथ साथ आएगा। तो वो झंडा गाड़ के रिवॉल्यूशन का नारा नहीं देते। लेबर मूवमेंट हो गया, पीसफुल मूवमेंट हो गया, ये ऐसे नारे वारकरी संप्रदाय नहीं देते। लेकिन वो सोशल और पॉलिटिकल आंदोलनों में होते हैं क्या, तो वो बहुत पैसिवली होते हैं, ऐसे मैं कहूंगी। क्योंकि जो बदल होता है, जैसे आपने कहा कि बहुत, मतलब अगर वापस से ये लॉजिकल डिडक्शन है कि इतना बड़ा संप्रदाय और समुदाय अगर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो उनके हर एक जीवन का हर एक जो पहलू है वो भी उस संप्रदाय से अफेक्ट होता है। फिर पॉलिटिकल चॉइसेस हो या फिर अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन एक किसी पार्टी से सहमत है तो स्वाभाविक रीत्या राजकीय परिवर्तन होना स्वाभाविक है किसी भी राज्य में या फिर किसी भी शहर में। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि मतलब अगर डेमोक्रेसी का वन ऑफ द कोर इज डेमोस, तो लोकतंत्र में लोगों की संख्या ये बहुत बड़ा मैटर है। तो वारकरी संप्रदाय, जैसे आपने सही सही कहा कि बहुत फैला हुआ है, लेकिन वारकरी संप्रदाय कभी ये नहीं कहेगा कि हम आपके खिलाफ खड़े हैं। वारकरी संप्रदाय का ओवरऑल अप्रोच जो रहा है, मतलब पहले से ही, मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं कि जब इस्लामी आक्रमण हुए महाराष्ट्र में, या बहुत बार, या शिवाजी महाराज का जो उदय हुआ महाराष्ट्र में, उसमें वारकरी संप्रदाय का क्या योगदान रहा और एविडेंसेस क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो मावले थे या जो सोल्जर्स थे शिवाजी महाराज के, उनमें से बहुत सारे लोग वारकरियों में से आते थे। तो उनमें जो त्याग वृत्ति आई, उनमें जो देशभक्ति की भावना आई, वो कहाँ से आई? तो ये एक सोचने की बात है। तो शायद हो सकता है कि वो, और जो ओवरऑल अप्रोच जो रहा है वारकरी संप्रदाय का, वो समन्वयवादी रहा है। वो जाके ब्लड रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, वो जाके इसको मारो, उसको तोड़ो, डिकंस्ट्रक्ट करो, ऐसी भाषा वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका ओवरऑल अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उनके अपने माध्यम हैं प्रोटेस्ट के। तो वो बहुत ही, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं आज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ प्रोटेस्ट बोलते हैं, वो सारे माध्यम बहुत पहले से चलते आ रहे हैं वारकरी संप्रदाय में। तो जैसे मैंने कहा कि वो एक जो बाइनरी अपोजिशन क्रिएट किया जाता है, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बाह्य एलिमेंट्स है, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, वो वारकरी संप्रदाय में भी ये करने की कोशिश करते हैं। संतों को जाति के नाम से डिवाइड करना हो गया, या फिर किसी पार्टी को ले आना, ये सारी चीजें वारकरी संप्रदाय में कई बाह्य एलिमेंट्स करते हैं। लेकिन वारकरी संप्रदाय खुद से ये सारी चीजें बिल्कुल साइडलाइन कर देता है। जो सही है उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं, जो गलत है उसके लिए वो अपने तरीके से आंदोलन करते हैं। जैसे अभी बहुत अभी जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, चीनी माल का बहिष्कार, चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, तो वारकरी किसी और को बताने नहीं जाएंगे कि आप चीनी माल का बहिष्कार करो, या फिर वो तर्क शुद्ध डिबेट नहीं करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, क्या इंडिया कैपेबल है, इंडिया कितना डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें नहीं करेंगे।
ये अच्छा है, देशभक्ति के लिए सही है, देशभक्त हर एक वारकरी को देशभक्त होना चाहिए, इसलिए हम लोग बाइकआउट कर देंगे। और वो जाके उसकी वाच्यता भी नहीं करेंगे, वो जाके किसी और को बोलेंगे भी नहीं कि आज से मैंने चाइनीज माल बंद कर दिया। तो ये जो चेंज, बदलाव है, वो बहुत सटल आता है, वो बहुत पीसमिल तरीके से आता है, और इसीलिए ये परंपरा टिकी हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो काफी रेवोल्यूशनरी संप्रदाय बने भारत के हर अलग अलग जगहों में, वो आगे तक पॉपुलर नहीं हो पाए, या फिर आज तक वो टिक नहीं पाए, वो समय के साथ साथ पीछे चलते गए। लेकिन वारकरी संप्रदाय का ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण ही यही है कि वारकरी संप्रदाय का ओवरऑल जो अप्रोच रहा है वो समन्वयवादी रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव रहा है। तो ये मतलब आंदोलन, सामाजिक, सांस्कृतिक या पॉलिटिकल आंदोलन पे ये हम कमेंट्री कर सकते हैं। अब तक जो आपने बताया उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि क्या वारी को हम एक ऐसी सामाजिक प्रयोगशाला कह सकते हैं, या फिर क्या उसमें ऐसे कुछ सामाजिक अलग अलग प्रयोग होते हैं? प्रयोग करने के मानसिकता से नहीं होते होंगे, पर बहुत बार ऐसा होता है कि इट जस्ट हैपेंड। तो क्या ऐसे कुछ प्रयोग उसमें हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो किस प्रकार के हैं? आपने जैसे कहा कि इंटेंशनलिटी एक ही होती है, वो है भक्ति की इंटेंशनलिटी, सेवा भाव। जो मतलब हम लोग काफी बार ये सुनते भी है, अभी कोविड के दौरान भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने आके पीपीई किट पहन के खुद को धोखा हुए रहते हुए भी बहुत बार, मतलब उसमें और संघ स्वयंसेवक सबसे आगे है, वो नेतृत्व कर रहे हैं ये सब सेवा भाव का। तो ये जो एक सेवा भाव है वो अंदर अंदर तक है, मतलब वारकरियों में वो परकोलेट हो चुका है। तो वो सेवा भाव से, वो भक्ति भाव से जो कुछ भी हम करेंगे वो पांडुरंग के चरण में समर्पित है, ये भाव से वो सब कुछ करते हैं। तो उसमें आप प्रयोग, मतलब मैं प्रयोग करने जा रहा हूं ऐसे करके वो नहीं करते हैं, वो भक्ति भाव से ही करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग मैंने देखे हैं। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर में एनएसएस का जो ग्रुप है, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन क्या कहे उसको, एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास किया था कि जो हमारे क्लासिकल पत्रावली जिसको बोलते हैं, या फिर खाने का जो पौधों के पन्नों से जो थाली बनती है, वो सबको बांट के, जो क्योंकि हम देखते हैं कि वारी में इतने सारे लोग आते हैं, तो कई बार प्लास्टिक के या थर्माकोल के प्लेट्स यूज होते हैं। तो जो पत्तों से बना प्लेट है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कलेक्ट किया और उसका कंपोस्ट बनाया। वारी के रास्ते पे वृक्षारोपण करे या फिर प्लांटेशन करे, ऐसा एक मुहिम चलाया। व्यसन मुक्ति, दारू मुक्ति, तंबाकू मुक्ति, स्वच्छता, ये सारे इसका मैसेज देने के लिए बच्चों ने, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पथनाट्य सादर किए थे। तो जहां जहां पे वारकरी रुकते थे वहां पे जाके बच्चे ये पथनाट्य करते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग, उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जो वारी में सेवा देने का काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे वारी में एक काफी बार जो देखा जाता है कि पैरों की मसाज, क्योंकि बहुत चलते हैं लोग, तो उसको पद सेवा बोलते हैं, तो चरण सेवा या पद सेवा वो किया जाता है। तो ये सारे चीजें वारी में होती रहती है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सबसे कोर जो वारी का रहेगा वो दिंडी होती है, मतलब एक लोगों का समूह। मतलब एक, आप अगर आपको मैं विजुअलाइजेशन देना चाहूँ तो आप ये मानो कि एक पालकी है, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी हो गई, वो प्रोसेशन के सेंटर में है, उसके आगे कुछ दिंडी है, पीछे कुछ दिंडी है। तो अभी ये दिंडी क्या है? दिंडी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो एक लोकल एरिया से, सेम लोकल एरिया से जो लोग आते हैं, जो खुद का कंट्रीब्यूशन निकाल के आते हैं, जो कुछ व्यवस्था होने के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे रहने की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब चलते हैं वो लोग, वो एक साथ चलते हैं। तो जो कुछ भी दिनचर्या वारी में रहती है वो दिनचर्या दिंडी में रहती है। तो दिंडी इज द चीफ ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट ऑफ वारी। तो ये सारा, तो ये प्रयोगशाला जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा दिंडी में होती है। तो जैसे पुराने जमाने में
अनटचेबिलिटी या ये सारी जो चीजें होती थी, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम भी ये छोटे छोटे दिंडियों के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि किसने खाना बनाया कोई नहीं पूछता, कौन परोस रहा है कोई नहीं पूछता, एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो फिर ये जो जाति भाव है, ये जो वर्ण भाव है, ये लिंग भेद का भाव जो है वो अपने आप निकल जाता है। या फिर जैसे आप बहुत बार वारी में देखो कि बहुत आराम से महिलाएं ओपन में बेदिंग करते हुए आपको दिखाई देंगी, और ये बहुत ही बड़ा सवाल रहता है कि जैसे एक सो कॉल्ड अनएजुकेटेड वुमन एंड हाउ शी इज डोमिनेटेड बाय अ मैन। लेकिन हम जब वारी में जाते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन आल्सो सी द एजेंसी ऑफ दैट वुमन, कि वो लोग फिर आके बोलते हैं कि नहीं, मैं पांडुरंग से मिलने जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो एजेंसी का भाव है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो फेमिनिज्म है, इसलिए वो नहीं करती। उसका एक ही मतलब रहता है, मुझे पांडुरंग के पास जाना है, और अगर उसके बीच में कोई आता है तो मैं नहीं मानूंगी। तो ये जो एक्टिविज्म रहता है उसका मतलब, जो जैसे हीरे को कोंदण बोलते हैं, या फिर हीरे को जैसे एक बेस जैसे होता है, तो ये सारे एक्टिविटीज का बेस क्या होता है? तो वो सारे एक्टिविटीज का बेस केवल और केवल भक्ति रहता है। तो अभी अगेन आई वुड हैव अ डिस्क्लेमर हियर कि ये सारे के सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कहना बहुत धारिष्ट की बात होगी, लेकिन जो ओवरऑल एथॉस है वो ये है, जो क्लासिकल एथॉस है ये है, वो है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी चीज का गलत फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं, कोई डिवाइड करने के लिए आ जाता है, कई एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें घुस जाते हैं जो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वारकरी संप्रदाय ओवरऑल इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सारे डिफरेंसेस वो अकोमोडेट करके फिर भी बना रहता है, फिर भी जुड़ा रहता है। तो ये विशेषता है वारी की और ओवरऑल वारकरी संप्रदाय की। ओके, थैंक यू वरदा जी, आपने हमारे लिए आपका कीमती समय निकाला और हमें महाराष्ट्र की ये जो वारी परंपरा है, वारकरी परंपरा है, ये अच्छे से हमारे दर्शकों के लिए समझाई। हम आशा करते हैं कि हम आपके साथ जल्द ही एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे सभी प्रेक्षकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की ये जो वारकरी परंपरा है, आप सभी इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़े, यूट्यूब पर देखे। वरदा जी के भी कुछ इस विषय में वीडियोस है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर ये विषय का वीडियो है, पर इसके और कई सामाजिक राष्ट्रीय विषय के वीडियो आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद। माहुली माहुली माझी विठू माहुली।